अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का। तो अब इसमें हमने देखना है कि डाइसैकेराइड क्या है। आइए हम इसको समझते हैं। पहले की तरह हम फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमेशा उसके पहले वर्ड से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। डाइसैकेराइड, डाई दो लफ्जों का, सैकराइड दो लफ्जों का मजमूआ है, एक डाई और एक सैकराइड। सैकराइड आपको पहले पता है कि इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और जो डाई है, डाई हमेशा दो को कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर दो ग्लूकोज रेजिड्यू आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए होते हैं। अब ज्वाइनिंग कैसे होती है, इनकी लिंकेज कैसे होती है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से आपस में दो ग्लूकोज रेजिड्यू आपस में ज्वाइन किए होंगे। उसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने क्या कहा कि अगर दूसरे लफ्जों में हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि इफ वी विल हाइड्रोलाइज द डाइसैकेराइड इट विल यील्ड टू ग्लूकोज रेजिड्यू। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। एग्जांपल इसकी तीन हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। अब इनको आप जरूरी नहीं कि एक तरतीब से याद करें, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं, मगर एक तरतीब से याद करने से फायदा ये होता है कि हमेशा हमें वो चीज आसानी से याद हो जाती है। तो वो एक तरतीब मैं अपनी तौर पर आपको एक बताऊंगा, MLS। अब ये तीन वर्ड आपने याद करने हैं। इसको आप ज़हन से निकल जाए तो मेडिकल लैब साइंसेस के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। वैसे MLS, M माल्टोज, L लैक्टोज और S सक्रोज। अब आपने इनकी तरतीब याद करनी है कि माल्टोज में क्या कुछ होता है। माल्टोज दो, हमने क्यों कहा दो ग्लूकोज रेजिड्यू होंगे। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दो, सक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, G प्लस गैल और G प्लस F। ठीक है, ये हमारा एक तरतीब से हमें याद हो गया कि ये तीन जो है हमारे डाइसैकेराइड हैं। अब हमने इन्हीं डाइसैकेराइड को मजीद उसकी मुख्तसर तार जो है तफसील पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह समझेंगे। नंबर वन हम माल्टोज को ले लेते हैं। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज का दूसरा नाम जो है वो फ्रूट शुगर भी इसको कहा जाता है। अब माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज के रेजिड्यूज मौजूद हैं, कंफर्म है। अब उसके अलावा इसको अगर हमने हाइड्रोलाइज करना हो, किसको? माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम्स जो है नेचर में वो मौजूद है, माल्टेज। ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करेगा और उसको दो ग्लूकोज रेजिड्यू उसके बना देगा। अच्छा, माल्टोज जो हमें नेचुरली तौर पर हमें प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे? वो हमें स्टार्च से हासिल होती है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड में होगा। स्टार्च की जब हाइड्रोलाइज होती है, स्टार्च के अंदर अमाइलेज एंजाइम होगा जो स्टार्च के ऊपर अप्लाई होगा। अमाइलेज एंजाइम में सलाइवरी अमाइलेज भी हो सकता है हमारे पास, हम जैसे कहते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च बाय सलाइवरी अमाइलेज। अब यहां पे सलाइवरी अमाइलेज भी एक्ट कर सकता है या पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दोनों एंजाइम्स जो हैं वहां पर स्टार्च के ऊपर एक्ट करेंगे और उसकी ब्रेकडाउन करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मजीद तफसील स्टार्च में और क्या कुछ मिलता है, माल्टोस, माल्टोट्राइओस। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा सिर्फ कंसर्न है माल्टोस के। स्टार्च से हमें इन एंजाइम्स के एक्शन के बाद हमें माल्टोस भी हासिल होती है। इसके अलावा माल्टोस जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम ड्रा करेंगे, उसकी लिंकेज भी ड्रा करेंगे। उसके अंदर क्योंकि दो ग्लूकोज रेजिड्यू को हमने ज्वाइन करके दिखाना है, और इन ज्वाइनिंग के दरमियान में जो लिंकेज बन रहा होगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे है, आइए हम इसको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा एक ग्लूकोज है, जस्ट रिंग स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। ये ग्लूकोज का हमने रिंग स्ट्रक्चर ले लिया एक। ये हमारा कार्बन नंबर 1। यहां पर मजीद H और H लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा असल कंसर्न इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बताना है। क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर आपको पहले पता है कैसा होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर। अब ये हमारा एक बन गया ग्लूकोज।
ठीक है, क्योंकि हमने बात की है माल्टोस की जिसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मौजूद होगी। तो हम साथ दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेते हैं जो ग्लूकोज का होगा। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो गया जिसमें 6 कार्बन एटम ये हो गए। अब 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब 2 ग्लूकोज के रेजिड्यू हमें मिल गए, मगर इनकी जॉइनिंग हमने कहा है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू होगी। तो देखते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, यहां पर OH और H। कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का, यहां पर HOH। अब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब होगा क्या कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का, दूसरे ग्लूकोज के रेजिड्यू के कार्बन नंबर 4 के साथ इनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल ग्रुप पर क्या हो, नीचे की जानिब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की जानिब हो तो हम उसे कहते हैं बीटा। तो अब हमारा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा नीचे की जानिब है। अब यहां पर होता क्या है, लिंकेज से पहले होगा यह कि यहां पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब इन दोनों के दरमियान में एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जिसके दरमियान में दौरान क्या होगा, जो H2O वाटर क्या है वो रिमूव हो जाएगा। अब वाटर रिमूव होने की सूरत में बाकी क्या बच जाएगा, अकेला आपको पता है बाकी हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बच गई। अब वाटर तो हो गया रिमूव। अब वाटर को रिमूव करके आपने देखा होगा कि लिंकेज जब बनता है हमारा, तो लिंकेज कैसे बनेगा, अगर हम वाटर को रिमूव करके हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन होगी, तो ये 1 और ये हमारा 4। अब 1 और 4 के दरमियान में ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और इस तरीके से एक ग्लूकोज का रेजिड्यू दूसरे ग्लूकोज के रेजिड्यू के साथ जाके ज्वाइन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये हमारा माल्टोज हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं लैक्टोज पर। लैक्टोज को दूसरी अपना इसका जो नाम है हम इसे मिल्क शुगर का भी नाम देते हैं। लैक्टोज के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अच्छा, जब हमें इसकी हाइड्रोलाइज करनी है तो इसके लिए नेचर में एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है लैक्टेज। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो भी लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दो काम। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि बीटा इसके अंदर इधर अल्फा 1,4 था, जबकि जो लैक्टोज है इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। या बीटा 1,4 कैसे लिंकेज होगा इसको भी हम अभी स्ट्रक्चर ड्रा करके उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद एक और अहम बात जो लैक्टोज के मुतलका बतानी है, वो लैक्टोज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एक्वायर्ड भी हो सकती है और हमारे पास जेनेटिक इनहेरिटेंट भी डेफिशिएंसी हो सकती है। लैक्टोज की डेफिशिएंसी की सूरत में क्या होगा कि जिसको डेफिशिएंसी हो गई तो वो क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क है और ये हमने क्या कहा, मिल्क शुगर है। उसके लिए एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए लैक्टेज चाहिए। लैक्टेज की उसमें डेफिशिएंसी है, उसने मिल्क लिया, अब मिल्क उसने जो है उसको ले लिया, तो यह डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज उसने इंजेस्ट की है तो अब वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, क्योंकि लैक्टेज उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें मौजूद ही नहीं है। तो क्या होगा, अंडरस्टूड है कि उसके में नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, फ्लैचुलेंस होगा, इस तरह की क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस उसमें आने शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, फिर उस शख्स को डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खत्म करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें डेयरी प्रोडक्ट्स में खासतौर पे कैल्शियम मौजूद होता है, तो अगर अब क्या होगा, वो कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसा शख्स जिसको लैक्टेज डेफिशिएंसी है, मिल्क प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट को उसने रोक दिया है, मगर उसको कैल्शियम जो रिच फूड है वो अलग से उसको लेनी पड़ेगी। अच्छा, इस ये हो गया हमारा लैक्टोज के मतलब का। लैक्टोज के स्ट्रक्चर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पर हमें एक और बात बतानी जरूरी थी कि ये क्या है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग इसको क्यों कहा जाता है, रिड्यूसिंग इस वजह से कहा जाता है कि हमने बात रिड्यूसिंग के मतलब का पहले की हुई है कि अगर जो पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप अगर फ्री है एक, तो कम से कम एक फ्री है, तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। आप देखें कि ये ग्लूकोज का रेजिड्यू, इसमें पोटेंशियल एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर था, तो ये
बिजी हो गया, इंगेज हो गया, खत्म हो गया, हमारी ये डेफिनेशन खत्म होती है। मगर ग्लूकोज का दूसरे रेजिड्यू का कार्बन नंबर 1 पर पोटेंशियल एक्टिव ग्रुप हमारा फ्री है। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप हमारा पोटेंशियल एक्टिव फ्री होने की वजह से हमने क्या कहा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब दूसरा हमारा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने देखना है। अब बीटा 1,4 के लिए हमारे पास ग्लूकोज का इसी तरह, क्योंकि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। मजीद तफसील इसको मैं नहीं बता रहा कि HOH, हम सिर्फ कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे। ये कार्बन नंबर 1, ये गैलेक्टोज का हमने ले लेते हैं, ये हमारे पास गैलेक्टोज है और ये हमारे पास ग्लूकोज है, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों क्या है, हमारे एल्डोहेक्सोजेस हैं। अब यहां पर कार्बन नंबर 4 ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 हमने बात की थी कि ये कौन सा लिंकेज बनाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब क्योंकि गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज के कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर मौजूद है, ठीक है, अपवर्ड मौजूद है, नीचे हाइड्रोजन है। तो यहां पर ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहां मौजूद है और H यहां मौजूद है। तो अगर अब ये इसका दरमियान जो लिंकेज बनेगा, अब लिंकेज क्या होगा कि 1 गैलेक्टोज का ये कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ जब ज्वाइन करेगा तो ये आपस में कंडेंसेशन का फिर रिएक्शन होगा। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा कि हमने कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो तो हम बीटा कह देंगे। अब बीटा गैलेक्टोज का 1 और ग्लूकोज का 4, बीटा इसकी वजह से हमने इसे बीटा कहा। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको मजीद तफसील, क्योंकि यहीं पर हम देख रहे हैं कि यहां पर अब जो है जब रिएक्शन होगा कंडेंसेशन H2O रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन बाकी रह जाएगी और ऑक्सीजन इसी अंदाज में यहां पर एक ब्रिज बना लेगी, तो इसे हम बीटा 1,4 ब्रिज कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सक्रोज। सक्रोज के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम सक्रोज को देखते हैं तो सक्रोज वो शुगर है जिसके अंदर हमें एक एंजाइम्स चाहिए इसको हाइड्रोलाइज होने के लिए। उसको नेचर के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जो इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, जो इस सक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो एंजाइम का नाम है सक्रेज। इस सक्रेज एंजाइम को दूसरे लफ्जों में इन्वर्टेज का नाम भी दिया गया है। अब हम समझेंगे कि इन्वर्टेज का नाम क्यों दिया गया है, वो भी हम समझते हैं। इसके बाद सक्रोज के अंदर एक और बात, सक्रोज को हम केन शुगर का नाम भी देते हैं, या टेबल शुगर का नाम भी आपने सुना होगा, केन शुगर भी और टेबल शुगर भी। इसके बाद इसमें जो लिंकेज होगा बाकियों में, इसमें अल्फा 1,4, इसमें बीटा 1,4, बगैर सक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मौजूद है एक की। अब ग्लूकोज एल्डो है, फ्रक्टोज हमारी कीटो शुगर है, तो दोनों हेक्सोज हैं। अब यहां पर लिंकेज बनेगा 1,2। अब हमने इसी लिंकेज को समझना है कि बीटा 1,4 में कैसे लिंकेज बनेगा। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, ठीक है। यहां पर कार्बन नंबर CH2OH और यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 1 हमारे पास। दूसरी तरफ हमने फ्रक्टोज लेना है। फ्रक्टोज अगरचे कीटो शुगर है तो इसका जो स्ट्रक्चरली तौर पर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होगा। ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगा। 5 कार्बन स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसको कि ये हमारी कार्बन नंबर CH2OH, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर ये 6। इसके अंदर क्योंकि ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में दोनों CH2OH रिंग से बाहर होंगे, जबकि ग्लूकोज में या ग्लैक्टोज में एक CH2OH जो है ये रिंग से सिर्फ बाहर होगा। इसमें दोनों जो है रिंग से बाहर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन हमने कहा यहां पर लिंकेज बनेगा अल्फा 1,2। अब अल्फा 1,2 लिंकेज जब हमने बनाना है तो अब देखेंगे क्या होगा। ग्लूकोज का 1
ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा कार्बोनाइल ग्रुप पर, और यहां पर जो 2 है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H, ठीक है, HOH। अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,2 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। फिर वही प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होगा वाटर रिमूव हो जाएगा और बाकी बचेगी हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन इसके साथ 1,2 के साथ ज्वाइन कर लेगी, 1,2 के साथ लिंकेज बना लेगी। अब ये हमारा जो लिंकेज बनेगा वो बन जाएगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहां पर जो खास बात समझने की है वो ये बात है कि हमने कहा था कि माल्टोस भी रिड्यूसिंग शुगर है, हमने कहा था कि लैक्टोज भी, ये भी हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों में जब ज्वाइन किए थे तो ग्लूकोज का जो इस साइड पे हमने कहा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब बनाया था, इसका कार्बोनाइल ग्रुप जो था पोटेंशियली एक्टिव, ये फिर भी फ्री था। मगर यहां पर हमने कहते हैं कि जो सक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब इसके नॉन रिड्यूसिंग होने की वजह हमने समझनी है कि नॉन रिड्यूसिंग में जो कार्बोनाइल पोटेंशियल एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप है वो फ्री नहीं होगा, तो हम उसे नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। अब यहां क्यों फ्री नहीं है, बात यह है कि क्योंकि ये हमारी एल्डिहाइड शुगर थी। एल्डिहाइड शुगर में कार्बन नंबर 1 पोटेंशियली एक्टिव होता है, कंफर्म आपको पता है। दूसरा तरफ जो कीटो शुगर होती है, कीटो के अंदर कार्बन नंबर 2 पोटेंशियली एक्टिव होता है। तो यहां पर जो हमारा लिंकेज बना है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, तो 2 जो था ये हमारा कीटो ग्रुप का था, फ्रक्टोज का था। अब ये पोटेंशियली एक्टिव था। यहां पर जो एल्डिहाइड का ये हमारा ग्लूकोज था, ये हमारे फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 था पोटेंशियली एक्टिव, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 था पोटेंशियली एक्टिव। दोनों पोटेंशियली एक्टिव ग्रुप क्या हो गए, आपस में इंगेज होकर इन्होंने लिंक बनाया है, तो जिसकी वजह से कोई भी पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं रहा, इंगेज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमारा एक मुख्तसर सा तारफ था कि डाइसैकेराइड क्या है, उसकी एग्जांपल्स और उसको समझने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पॉलीसैकेराइड पर बात करेंगे। अल्लाह।